नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय भारद्वाज और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल A to Z बैंकिंग पे, जहां पे आपको मिलती है हर एक टाइप के लोन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और आज हम बात करने वाले हैं प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन की रजिस्ट्री की प्रोसेस के बारे में। और इसके साथ ही कवर करेंगे कि जो हम सिंपल प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं उसकी रजिस्ट्री का क्या प्रोसेस रहता है। दोस्तों, इन दोनों प्रोसेस को एक ही वीडियो में एक साथ कवर कर पाना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों की प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होती है। बस डिफरेंस इतना होता है कि जो लोन के लिए हम रजिस्ट्री करवाते हैं उसके अंदर कुछ बातें हमें एक्स्ट्रा लिखवानी होती हैं। तो ये वीडियो हमारे उन दोनों व्यूवर्स के लिए है जो प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन के लिए रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं और जो सिंपल प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री होती है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों प्रोसेस में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्री के लिए आपको कौन कौन से मेंबर की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कितने रुपए के आपके स्टाम्प निकलेंगे और उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस रजिस्ट्री में आपको कौन कौन सी बातें ऐड करवानी है, इसके अलावा टोटल कितना खर्च आएगा। और दोस्तों, इन सभी पॉइंटों से अलग और भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी इस वीडियो में हम आपके साथ बिल्कुल डिटेल में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, बात डिटेल में होगी इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जानकारी इतनी होगी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको रजिस्ट्री की प्रोसेस के बारे में किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से मेंबर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, दो तो कॉमन होते हैं जिनका सभी को पता है, सेलर और बायर, यानी बेचने वाला और खरीदने वाला। इसके अलावा आपको दो विटनेस की जरूरत पड़ेगी और अगर आपकी रजिस्ट्री रूरल एरिया की है तो वहां पे आपको नंबरदार की जरूरत भी पड़ेगी। हर एक गांव में कई सारे नंबरदार होते हैं, आपको जो भी मिल जाए मौके पे उससे ही काम चल जाएगा। और अगर आपकी रजिस्ट्री एमसी एरिया की है यानी सिटी की है तो वहां पे आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है कि नंबरदार के साथ वहां पे अगर आपके वार्ड के एमसी हैं वो आपके साथ आ सके तो वो भी ये रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, अगर आपकी रजिस्ट्री लोन की है यानी प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन की रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं तो उस केस में बैंक की साइड से या एनबीएफसी की साइड से भी एक मेंबर आता है। वो ब्रांच से भी हो सकता है और बैंक या एनबीएफसी अपना एडवोकेट भी भेज सकता है जो बैंक के पैनल पे होता है। अगर ये सभी मेंबर मौके पे अवेलेबल हैं तो आपको रजिस्ट्री करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इन सभी मेंबर की जरूरत होती है रजिस्ट्री के लिए। तो आइए दोस्तों, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है रजिस्ट्री की लैंग्वेज, यानी आपको रजिस्ट्री टाइप कैसे करवानी है। दोस्तों, वैसे तो अपनी साइड से अर्जिनवीस रजिस्ट्री की कंप्लीट लैंग्वेज लिखता ही है, लेकिन उसके अंदर आपको कौन कौन सी बातें ऐड करवानी है वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको वो अमाउंट ऐड करवाना होता है, वो पेमेंट ऐड करवानी होती है जो आप अपने सेलर को दे चुके हैं। अगर आपने पेमेंट चेक से दी है तो वो चेक नंबर आपको रजिस्ट्री में ऐड करवाने होते हैं, और अगर पेमेंट कैश से दी है तो वो कैश का भी आपको हवाला रजिस्ट्री के अंदर देना होता है। और इसके बाद जो चेक आपको बैंक से मिलने वाला है उसका चेक नंबर, उसकी अमाउंट और बैंक का नाम, ये भी आपको रजिस्ट्री में ऐड करवाना होता है। और दोस्तों, ये सभी पेमेंट रजिस्ट्री में ऐड करवाते वक्त एक चीज का बहुत ही खास ध्यान रखिएगा कि जो आपने ग्रैंड टोटल बैंक को बताया है रजिस्ट्री का और जो ये पेमेंट आप रजिस्ट्री में ऐड करवा रहे हैं, इन सबको प्लस करके जो ग्रैंड टोटल बनेगा वो आपस में एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। उनमें किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो बाद में आपको हो सकता है प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। और दोस्तों, पैसे का मामला है तो एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इतनी डिटेल में ये इंफॉर्मेशन कोई भी आपको नहीं बताएगा और रजिस्ट्री के टाइम पे ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और बात करते हैं कि रजिस्ट्री आपको कलेक्टर रेट के हिसाब से करवानी होती है या मार्केट रेट के हिसाब से। तो ये डाउट भी आपका अभी क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, जो लोन की रजिस्ट्री होती है वो आपको मार्केट रेट के हिसाब से ही करवानी होती है और ये रेट बैंक ने जो वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई है उसमें से आपको उठाना होता है और उसी के हिसाब से आपके स्टाम्प निकलेंगे और यहाँ पे आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। लेकिन जो सिंपल रजिस्ट्री होती है दोस्तों, वो आपको कलेक्टर रेट के हिसाब से ही करवानी होती है और जो स्टाम्प है वो कलेक्टर रेट के हिसाब से ही निकलते हैं।
तो यहाँ पे आपके काफी सारे पैसे बच जाते हैं। कलेक्टर रेट और मार्केट रेट के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी की। तो यहाँ पे जो स्टाम्प ड्यूटी होती है ये होती है दोस्तों गवर्नमेंट की फीस, और ये आपको 5 से 7% पे करनी होती है उस टोटल अमाउंट का जो आप अपने प्लॉट के लिए सेलर को देने वाले हैं। और दोस्तों जो ये 5% और 7% का चक्कर है कि ये होता है कि अगर ये रजिस्ट्री आप अपनी फैमिली में किसी लेडीज के नाम करवाते हैं तो आपको जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 5% देनी होती है, और अगर यही रजिस्ट्री आप किसी जेंट्स के नाम करवाते हैं तो ये आपको 7% स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। और दोस्तों जो ये स्टाम्प निकलवाने होते हैं इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, जहां से आप अपनी रजिस्ट्री टाइप करवा रहे हैं यानी जिस अर्जी नवीस से आप अपनी रजिस्ट्री टाइप करवाते हैं वही आपको एक स्टाम्प निकाल के देते हैं। और आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो स्टाम्प भी आपके ऑनलाइन ही निकल जाते हैं। इनके लिए सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड ही देना होता है। और दोस्तों अगर सिर्फ लेडीज के नाम रजिस्ट्री करवाने से आपका 2% का फायदा होता है तो हम भी आपको पर्सनल यही सलाह देंगे कि ये रजिस्ट्री आप अपनी फैमिली में से किसी लेडीज के नाम ही करवाए और कम से कम अपना 2% तो जरूर बचाइए। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं टोकन की। दोस्तों जब आप यहाँ तक का सारा जो ये काम था इसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका अर्जी नवीस टोकन लगाता है, एक ऑनलाइन प्रोसेस होती है। और जैसे ही आपका टोकन लग जाता है उसके बाद आपको उन सभी मेंबर को लेके जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे आपको तहसील के अंदर जाना होता है। और जब आप तहसील में पहुंच जाते हैं वहां पे आपका नंबर लगता है बकायदा जो टोकन लगाया था, और उसके बाद वहां पे आपकी कुछ फोटोज ली जाती हैं सभी मेंबर की, और फोटो के बाद आपको कई जगह पे सिग्नेचर करने होते हैं और कई जगह पे आपके थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे भी लगवाए जाते हैं। तो जैसे ही आपके अंगूठे लगते हैं ये मान लीजिए आपकी जो रजिस्ट्री है वो आपके नाम पे हो चुकी है, यानी आपका प्लॉट आपके नाम पे आ चुका है और अब आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे मैं आप क्लियर कर देता हूँ, हमने कंस्ट्रक्शन लोन के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो पे आप सभी का प्यार भी हमें बहुत मिला है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि उस वीडियो को जाके भी जरूर देखिएगा ताकि कंस्ट्रक्शन लोन के ऊपर भी आपको कंप्लीट और एकदम सटीक इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये हुई दोस्तों रजिस्ट्री की कंप्लीट प्रोसेस, लेकिन अभी कहीं जाइएगा मत क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी बाकी है। जी हाँ, कि आपको रजिस्ट्री के लिए टोटल कितना खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी के अलावा भी कई चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। और इन सभी चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए अभी यहाँ पे हमें एक अमाउंट मानना पड़ेगा दोस्तों, जिससे सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो सके। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो रजिस्ट्री है उसका अमाउंट 8 लाख रुपए है और 8 लाख के हिसाब से ही सारे चार्जेस कैलकुलेट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अर्जी नवीस से। तो दोस्तों जो अर्जी नवीस का आपका चार्ज होता है वो रहता है 2000 से लेके 5000 रुपए तक, और ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अगर आपकी फर्ज से रजिस्ट्री टाइप करने में अर्जी नवीस की ज्यादा मेहनत लगती है तो ये फीस बढ़ जाती है, और अगर सिंपल वे में रजिस्ट्री टाइप हो जाती है तो ये फीस 2000 के आसपास ही रहती है। लेकिन अभी के लिए हम इसे 3000 मान लेते हैं। अर्जी नवीस के बाद दोस्तों जो सेकंड आपका चार्ज होता है वो होता है आपकी स्टाम्प ड्यूटी। और स्टाम्प ड्यूटी हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि आपको 5% या 7% पे करनी होती है टोटल अमाउंट का, लेकिन अभी के लिए हम इसे 5% ही मान लेते हैं। और 8 लाख का 5% होता है दोस्तों 40,000 रुपए, और 40,000 के स्टाम्प ऑनलाइन निकलवाने के लिए आपको 500 से 800 रुपए तक का खर्चा और अलग से करना पड़ेगा। तो स्टाम्प ड्यूटी की कंप्लीट अमाउंट हम 40,500 मान लेते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा चार्ज आपको पे करना होता है वो होती है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। और दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस भी अमाउंट के हिसाब से ही लगती है। अगर आपकी रजिस्ट्री की अमाउंट 10 लाख रुपए से कम है तो आपको ये 5,000 रुपए पे करनी पड़ती है, और अगर आपकी रजिस्ट्री की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको 10,000 रुपए पे करनी पड़ती है। लेकिन अभी हमारी जो रजिस्ट्री है जो हमने मानी हुई है उसकी अमाउंट 10 लाख से कम है तो इसीलिए हम इसको 5,000 रुपए मान लेते हैं। और दोस्तों इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो ये होता है हमारा 48,500, और यही होता है हमारी रजिस्ट्री का टोटल खर्च। और रजिस्ट्री की कंप्लीट प्रोसेस हम आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद
रजिस्ट्री की प्रोसेस से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी बची होगी, लेकिन इसके बाद भी कोई डाउट, कोई क्वेरी आपके माइंड में बचती है तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। हम आपके डाउट को 100% क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो मेन मोटिव है कि जानकारी के अभाव में कोई भी इंसान जो लोन लेना चाहता है वो गलत एजेंट के चक्कर में पड़ के अपना पैसा और टाइम बर्बाद ना कर ले। तो हर एक जरूरतमंद इंसान तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।